हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल ग्राउंडेड टू ग्रो। तो जैसे कि कल हमने केस स्टडीज़ की थी चैप्टर 1 to 5 की, और आज हम आगे भी कुछ चैप्टर्स की केस स्टडीज़ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद चैप्टर 6 स्टाफिंग। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। फर्स्ट है स्टाफिंग का जो प्रोसेस होता है, सेकेंड है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग एंड द थर्ड इज एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग। एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग क्या है? रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। इसमें से रिक्रूटमेंट में जो बेसिकली मोर इम्पॉर्टेंट है वो है एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, क्योंकि उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं और जो एग्जामिनर है वो कोई भी पॉइंट उठा के केस स्टडी बना सकता है। नेक्स्ट है सिलेक्शन में सिलेक्शन प्रोसेस एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में है ट्रेनिंग मेथड्स दैट इज ऑफ द जॉब एंड ऑन द जॉब, और उनके भी जो पार्ट्स हैं उनमें से कोई भी पार्ट को आपसे पूछ सकते हैं। तो चलिए हम केस स्टडीज़ करते हैं। फर्स्ट केस स्टडी है, इसमें मैंने सबसे पहले लास्ट की लाइन पढ़ी, उसमें लिखा है आइडेंटिफाई एंड स्टेट द नेक्स्ट 3 steps for choosing the best candidate out of the candidates shortlisted। अब मैंने लाइन पढ़ी तो मुझे समझ नहीं आया कि एक्चुअली में ये मांग क्या है। तो चलिए मैं एक बार फिर से पढ़ती हूँ। आइडेंटिफाई एंड स्टेट द नेक्स्ट 3 steps। स्टेप्स पूछिए मतलब कि किसी प्रोसेस का पार्ट है, या तो स्टाफिंग प्रोसेस होगा या सिलेक्शन प्रोसेस होगा, ठीक है। फॉर चूजिंग द बेस्ट कैंडिडेट आउट ऑफ द कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्टेड, मतलब कि शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स में से हमें चूज़ करना है। तो मतलब कि ये किसकी बात कर रहा है? सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस से रिलेटेड हमें इस क्वेश्चन में डील करना है। तो चलिए अब केस स्टडी पढ़ते हैं। निशांत, द डायरेक्टर ऑफ अ गारमेंट्स कंपनी, इज प्लानिंग टू मैन्युफैक्चर bags for the utilization of waste material from one of his garment units, ठीक है जी। He has decided that his manufacturing unit will be set up in a rural area of Orissa where people have very few job opportunities। चलो भाई अच्छी बात है। And labor is available at very low rates, okay। He has also thought of giving equal opportunities to men and women, ठीक है जी। For this he wants 4 different heads। अब उसने मेन बात कही है कि उसे 4 डिफरेंट हेड्स चाहिए, दैट इज फॉर सेल्स, अकाउंट्स, परचेज एंड प्रोडक्शन, ठीक है जी। ही गिव्स एन एडवर्टीजमेंट एंड शॉर्ट लिस्ट 10 कैंडिडेट्स पर पोस्ट आफ्टर कंडक्टिंग डिफरेंट सिलेक्शन टेस्ट। अब ये जो लास्ट में हमें लिखा हुआ है, इसमें हमने देखा कि उसे 4 बंदे चाहिए थे अलग अलग पोस्ट के लिए, तो उसने उसके लिए एडवर्टीजमेंट दी, और जो उसके पास जॉब एप्लीकेशंस आई उनमें से उसने सिलेक्शन टेस्ट के थ्रू 10 कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट कर लिए। मतलब कि हमने रिक्रूटमेंट या फिर जॉब एप्लीकेशन जो थी उनकी प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग और सिलेक्शन टेस्ट कर लिया है। अब सिलेक्शन टेस्ट के बाद क्या होता है? इंटरव्यू। तो फर्स्ट स्टेप क्या आएगा? इंटरव्यू। सो वी विल राइट इंटरव्यू। देन इंटरव्यू के बाद हम क्या करते हैं? रेफरेंस चेक करते हैं, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक of the employee or of the shortlisted candidate, and then we next do the selection decision। so ये जो 3 steps हैं ये कब होते हैं? जब प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग और सिलेक्शन टेस्ट हो जाता है। उसके बाद हमें हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग हो गई है और जो कैंडिडेट्स हैं उनको शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है बाय सिलेक्शन टेस्ट, मतलब कि सिलेक्शन टेस्ट तक का काम हो गया है। अब हमें बात की गई 3 स्टेप्स फॉलो करनी है। तो इस केस स्टडी का आंसर है इंटरव्यू, रेफरेंस एंड सिलेक्शन डिसीजन, और आप इसके बारे में लिख सकते हो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिकली कोई केस स्टडी नहीं, एक छोटा सा ही क्वेश्चन है, मैं रीड करती हूँ। द वर्कर्स ऑफ अ कंपनी रिमेन आइडल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज ऑफ हाईटेक मशीन्स। मतलब कि एक कंपनी है वो हाईटेक मशीन्स यूज़ करती है, लेकिन उन्होंने अपने वर्कर्स को उसके बारे में एप्रोप्रिएट नॉलेज नहीं प्रोवाइड कर रखी। Frequent visit of engineer is made which causes high overhead charges। मतलब कि जो इंजीनियर्स हैं वो वहाँ पे फ्रीक्वेंटली विजिट कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो एडिशनल ओवरहेड चार्जेस है वो जल्दी इंक्रीज हो रहे हैं। नाउ हाउ कैन दिस प्रॉब्लम बी रिमूव? अब वो हमसे पूछ रहे हैं कि बेसिकली ये जो प्रॉब्लम है इसको रिमूव कैसे करें। हमने देखा कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है कि जो वर्कर्स हैं उन्हें मशीन्स के बारे में नहीं पता, मतलब उनके पास वो स्किल नहीं है उस मशीन को कैसे यूज़ करें। तो मतलब कि वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में हम बात कर रहे हैं हाईटेक मशीन्स की, मतलब कि हम वर्कर्स को सीधा मशीन पे तो काम नहीं करा सकते, पहले उन्हें ट्रेन करना पड़ेगा, फिर उसके बाद ही वो मशीन पे काम कर सकते हैं। तो मतलब कि वी नीड टू गो फॉर ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स, राइट, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स। और हमें जो दूसरी लाइन दी गई है कि जो फ्रीक्वेंट इंजीनियर्स
ओवरहेड चार्जेस हो रहे हैं, तो हम ये कर सकते हैं कि हम वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग के साथ जाएं, जिसमें हम अपने वर्कर्स को एक अलग जगह सेट करके वहाँ पे इंजीनियर से उनकी स्किल्स को डेवलप करें। नाउ द नेक्स्ट केस स्टडी इज, पहले लास्ट की लाइन पढ़ते हैं, आइडेंटिफाई द 2 सोर्सेज ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, बीइंग यूज्ड बाय द एनजीओ हिम्मत बाय कोटिंग लाइन्स फ्रॉम द अबव पैराग्राफ। तो चलिए पैराग्राफ पढ़ते हैं। आयशा रन्स एन एनजीओ अंडर द नेम हिम्मत, ठीक है जी, इन चंडीगढ़। द ऑर्गेनाइजेशन इज एंगेज्ड इन ऑफरिंग वेस्ट पेपर रिसाइकलिंग सर्विसेज टू ऑल काइंड्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस इन चंडीगढ़, ठीक है जी। It also manufactures custom-made paper stationery out of recycled paper on order for the interested institutions at a very competitive price. अभी तक तो ये इन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन दी कि कौन एनजीओ का ओनर है और एनजीओ किस चीज़ में काम करता है। The website हिम्मत provides a link to a career site wherein the people desirous of joining the NGO can use similar job search to find the right opportunity for themselves. अब ये जो लाइन लिखी गई है कि वेबसाइट हिम्मत पे बेसिकली एक लिंक प्रोवाइड किया गया है जहाँ पे हम अपनी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कौन सा हो गया, वेब पब्लिशिंग। मतलब कि जब हम वेबसाइट पे ये इंफॉर्मेशन डालें कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसीज हैं, तो ये हो गया फर्स्ट एक्सटर्नल सोर्स, दैट इज वेब पब्लिशिंग। अब हम आगे पढ़ते हैं। द NGO also keeps a database of unsolicited applicants in its office so that the job seekers may be notified of future opportunities when they arise. अब ये जो नेक्स्ट लाइन है इसमें लिखा हुआ है डेटाबेस ऑफ अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स, जिनको हम जब चाहे कॉल करके बुला सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड कैजुअल कॉलर्स। सो हमारे जो 2 एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट जो एनजीओ हिम्मत है वो फॉलो कर रहे हैं, वो कौन से हैं, वेब पब्लिशिंग एंड कैजुअल कॉलर्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं पढ़ती हूँ सबसे पहले लास्ट की लाइन। इस क्वेश्चन में लिखा है, आइडेंटिफाई एंड स्टेट द नेक्स्ट 3 स्टेप्स प्रशांत हैज़ टू फॉलो इन द स्टाफिंग प्रोसेस। पहले ही बता दिया कि स्टाफिंग प्रोसेस के हमें नेक्स्ट 3 स्टेप्स बताने हैं जहाँ पे प्रशांत खत्म हुआ है, ठीक है जी। आफ्टर एडवर्टाइजिंग फॉर द अबव वैकेंसीज। तो चलिए अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। Prashant, the director of a company, is planning to manufacture rugs for utilizing waste material of one of his garment factories. ठीक है जी। He decided that his manufacturing unit will be set up in a rural area so that people of that area will have more job opportunities. For this, he wanted 4 different heads: sales, accounts, purchase, and production. He decided that one of them will be a differently abled person. ठीक है, another from a minority community and one from a disadvantaged section of the society. He gave an advertisement in the newspaper for the above vacancies. लास्ट लाइन हमें दी हुई है कि उसने लास्ट काम क्या किया, उसने एडवर्टीजमेंट दी न्यूज़पेपर में वैकेंसीज की, दैट इज अ पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट। मतलब कि स्टाफिंग प्रोसेस में हम अभी तक रिक्रूटमेंट पे ही पहुँचे हैं। तो रिक्रूटमेंट के बाद क्या आता है, सिलेक्शन। मतलब कि हम सिलेक्शन करेंगे और इसके बाद जो मैंने मेमोरी टेक्निक बताई थी इसकी, मिस्टर स्पॉट PPC ये बताई थी, इसमें हम मैन पावर एस्टिमेट कर चुके हैं कि हमें 4 लोग चाहिए और हम एडवर्टीजमेंट दे चुके हैं, दैट्स अ पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट 3 स्टेप्स जो कि हैं ये, दैट इज हमें करनी है सिलेक्शन, देन प्लेसमेंट, देन ओरिएंटेशन एंड देन ट्रेनिंग। तो ये स्टेप्स आपको इस क्वेश्चन के आंसर में एक्सप्लेन करके लिखनी है। नाउ द नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर 7 डायरेक्टिंग। अब बेसिकली डायरेक्टिंग में कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, जो हमने एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग पढ़े थे, दैट इज LCM से सब क्लियर होगा, उन्हीं में से हम देखते हैं। बेसिकली फर्स्ट था लीडरशिप। लीडरशिप में नॉर्मल बेसिस पे जो स्टाइल्स हैं, दैट इज ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड फ्री रेन लीडर, उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेकंड था कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कम्युनिकेशन में आपसे वो फॉर्मल कम्युनिकेशन या फिर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से रिलेटेड भी पूछ सकता है, जो इनके नेटवर्क्स हैं उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछ सकता है। एंड जो बैरियर्स टू कम्युनिकेशन है
उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन वो पूछ सकता है। सो कम्युनिकेशन के तो सारे पॉइंट्स अच्छे तरीके से याद करना, फॉर्मल इनफॉर्मल के बारे में, उनके नेटवर्क्स एंड बैरियर्स। एंड द नेक्स्ट इज मोटिवेशन। मोटिवेशन में हमारे पास दो तरीके के टॉपिक्स के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, दैट इज मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन एंड जो हमने फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स पढ़े थे उनके बारे में। एंड द लास्ट इज लीडरशिप से सुपरविजन से इतना कोई केस स्टडी आने का चांस नहीं है, इन तीनों से ज़्यादा केस स्टडीज आती है एंड इनमें भी सबसे इम्पॉर्टेंट है कम्युनिकेशन। सो नाउ लेट्स डिस्कस द केस स्टडीज फॉर चैप्टर 7। फर्स्ट है, उसमें हमें लिखा हुआ है नेम एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ इंसेंटिव ऑफर टू द एम्प्लॉयज़, मतलब कि ये मोटिवेशन में फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव का है। एंड एक्सप्लेन वन मोर इंसेंटिव ऑफ द सेम कैटेगरी। ठीक है जी, अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। आयशा लिमिटेड एश्योर्ड देयर एम्प्लॉयज दैट इन स्पाइट ऑफ रिसेशन नो वर्कर विल बी रिट्रेंच्ड फ्रॉम द जॉब, मतलब कि अगर रिसेशन का पीरियड है तो उसके बावजूद हम किसी भी वर्कर की जो जॉब है वो नहीं जाएगी। मतलब कि क्या हम ये कह सकते हैं कि जो आयशा लिमिटेड है, उसने अपने वर्कर्स को क्या दी है, जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी का बेसिकली कौन सा इंसेंटिव है, नॉन फाइनेंशियल। तो नॉन फाइनेंशियल का कोई भी और इंसेंटिव लिख सकते हो, जैसे कि एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, एम्प्लॉय रिकग्निशन या फिर जॉब पार्टिसिपेशन, कुछ भी आप सेकेंड पॉइंट में लिख सकते हो। अब हम दूसरे एग्जाम्पल देखते हैं केस स्टडी। इसमें है नेम एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ इंसेंटिव। इसमें भी हमें वही चीज़ बतानी है, इंसेंटिव कौन सा, और उसके अलावा उसी कैटेगरी का एक और इंसेंटिव। तो इसमें लिखा हुआ है ब्लू बर्ड्स लिमिटेड ऑफर्स टू इट्स एम्प्लॉयज टू इशू शेयर्स एट अ प्राइस विच इज़ लेस देन द मार्केट प्राइस, मतलब कि जो ब्लू बर्ड्स लिमिटेड है वो अपने एम्प्लॉयज़ को शेयर्स इशू कर रही है उस प्राइस पे विच इज़ लोअर देन दैट ऑफ मार्केट प्राइस। इसे हम क्या कहते हैं, को पार्टनरशिप, राइट। ये फाइनेंशियल इंसेंटिव है और इसे हम क्या कहते हैं, को पार्टनरशिप। तो हमें पता चल गया फाइनेंशियल इंसेंटिव है, ये को पार्टनरशिप। और फाइनेंशियल इंसेंटिव का कोई भी और आप लिख सकते हो, बोनस, रिटायरमेंट बेनिफिट्स एंड एनी अदर पॉइंट यू फील कंफर्टेबल विद। तो ये तो थी हमारी जो मोटिवेशन में जो इंसेंटिव्स होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन। अब हम दूसरे तरीके का क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, अब इसमें हमें बताना है आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब द लीडरशिप स्टाइल बीइंग एडॉप्टेड बाय प्रमोद, मतलब कि जो लीडरशिप स्टाइल प्रमोद ने अडॉप्ट किया है वो हमें बताना है। लीडरशिप स्टाइल कितने होते हैं, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड फ्री रेन लीडर। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रमोद वॉज अ सुपरवाइजर एट अन्नपूर्णा आटा फैक्ट्री। द फैक्ट्री वॉज प्रोड्यूसिंग 200 क्विंटल्स ऑफ आटा एवरी डे. His job was to make sure that the work goes on smoothly and there was no interruption in production. He was a good leader who would give orders only after consulting his subordinates. ये जो लाइन है, only after consulting his subordinates and work out the policies with the acceptance of the group. ये लाइन पढ़ते ही हमें क्लिक हो गया कि ये कौन सी लीडरशिप स्टाइल है, डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। तो हम डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल लिख देंगे अगर 1 मार्क्स में है, और अगर ये ज़्यादा मार्क्स में आ जाए तो आप इसको एक्सप्लेन करके इसके एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस भी लिख सकते हो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिकली इसमें हमें बताना है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन यूज्ड इन द अबव एग्जाम्पल एंड नेम एंड एक्सप्लेन एनी 2 नेटवर्क्स ऑफ द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब कि हमें ये बताना है कि जो कम्युनिकेशन है वो फॉर्मल है या इनफॉर्मल है, और उसी के हमें 2 और नेटवर्क्स बताने हैं। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। मोहन एंड सोहन आर फ्रेंड्स। फ्रेंड्स वर्ड आते ही हमें समझ जाने की ये कौन सा है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इन सूर्या लिमिटेड एज अ प्रोडक्शन एंड सेल्स मैनेजर इन एन इंटरडिपार्टमेंटल मीटिंग सोहन इन्फॉर्म्ड मोहन अबाउट द चेंज इन द मार्केटिंग पॉलिसी ऑफ द कंपनी। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था। हमने फर्स्ट वर्ड पढ़ा फ्रेंड्स, उससे हमें क्लिक हो गया कि फ्रेंड्स है तो मतलब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, लेकिन आगे की लाइन पढ़ो, उसने लिखा है इन एन इंटर डिपार्टमेंटल मीटिंग, मतलब कि जब हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का काम कर रहे थे, डिपार्टमेंट की मीटिंग में थे, तब सोहन ने मोहन को इंफॉर्मेशन दी विच इज़ रिलेटेड टू द कंपनी, या फिर जो फॉर्मल
ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड और इंफॉर्मेशन थी। सो एट दैट टाइम जब उन्होंने एक दूसरे से कम्युनिकेट किया, दैट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन, राइट। सो दिस इज फॉर्मल कम्युनिकेशन। अब हमें बताने हैं एनी टू मोर नेटवर्क्स। तो इसके टू नेटवर्क्स क्या होते हैं, सिंगल चेन, सर्कुलर या फिर व्हील, इन्वर्टेड व्हील, तो आप कुछ भी लिख सकते हो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू सिमेंटिक, साइकोलॉजिकल, ऑर्गेनाइजेशनल एंड पर्सनल बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब कि हमें कुछ बैरियर्स दिए हुए हैं और हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सिमेंटिक है, साइकोलॉजिकल, पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल। तो फर्स्ट है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर इन सबॉर्डिनेट्स। मतलब कि जो सुपीरियर है वो अपने सबॉर्डिनेट्स पे ट्रस्ट ही नहीं करता। ट्रस्ट इश्यूज बेसिकली किस में आ जाएंगे, पर्सनल बैरियर्स में, राइट। सो फर्स्ट का आंसर है पर्सनल बैरियर्स। नेक्स्ट है स्टेटस ऑफ सुपीरियर, मतलब कि अपने आप को सुपीरियर समझना, दैट इज एन ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, क्योंकि हम अपनी जो पोजीशन है उसका हमें घमंड है या फिर हम उसका स्टेटस दिखा रहे हैं, दैट्स व्हाई इट्स एन ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। नेक्स्ट है लैक ऑफ अटेंशन, मतलब कि सामने वाले की बात को हम अटेंटिवली नहीं सुन रहे हैं, देन दैट इज साइकोलॉजिकल बैरियर। एंड द लास्ट इज फॉल्टी ट्रांसलेशन, मतलब कि जो सामने वाले ने कहा हमने उसे गलत तरीके से ट्रांसलेट कर लिया, जो हमने लैंग्वेज में दिक्कत आई वो किस में आ जाएगा, सिमेंटिक बैरियर में। सो ये चारों है आंसर। फर्स्ट है पर्सनल, सेकंड है ऑर्गेनाइजेशनल, थर्ड है साइकोलॉजिकल एंड फोर्थ है सिमेंटिक बैरियर। तो इसकी केस स्टडीज हम इतनी करते हैं। नाउ वी विल स्टडी अबाउट चैप्टर 8 कंट्रोलिंग। नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर कंट्रोलिंग। अब बेसिकली कंट्रोलिंग में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। फर्स्ट है इसकी इम्पोर्टेंस, इसकी लिमिटेशंस एंड जो कंट्रोलिंग प्रोसेस है, राइट। सो ये 3 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है कंट्रोलिंग चैप्टर में। तो चलिए केस स्टडीज करते हैं। फर्स्ट है बेसिकली इसमें हमें दिया हुआ है आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड अबव and state those steps in the process of the function identified which are discussed in the above paragraph। मतलब कि हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि POSDC जो है उसमें से कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ये है और उसके स्टेप्स हमें बताने हैं। तो चलिए केस स्टडी पढ़ते हैं। AS Limited is a large company engaged in assembly of air conditioners. Recently the company had conducted the time and motion study and concluded that on an average a worker can assemble 10 air conditioners in a day. The target volume of the company in a day is assembling 1000 units of air conditioners. The company is providing attractive allowance to reduce labor turnover and absenteeism. All the workers are happy. Even then, the assembly of air conditioners per day is 800 units only. To find out the reason, the company compared actual performance of each worker and observed through CCTV that some of the workers were busy in gossiping. तो ये हमने पूरा पढ़ा कि हमें दिया हुआ है कि एक कंपनी ने टाइम एंड मोशन स्टडी की, उसके बाद उन्होंने ये कहा कि हम एक दिन में 1000 यूनिट्स एयर कंडीशनर की असेंबल कर सकते हैं। लेकिन जब उन्होंने एक्चुअल परफॉर्मेंस देखी तो 800 यूनिट्स ही मैन्युफैक्चर हो रही थी। और फिर जब उन्होंने देखा कि ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि कुछ वर्कर्स गॉसिपिंग में बिजी थे। तो अब हम फंक्शंस में से देखिए तो ये हमें कंट्रोलिंग का पार्ट लगा है कि हमने डिसाइड किया कि हम 1000 करेंगे लेकिन 800 हो रही थी, तो हमने उसको देखा कि 800 क्यों हो रही थी। तो हमें बताना है कि जो स्टेप्स इस क्वेश्चन में बताए गए हैं कंट्रोलिंग के, फर्स्ट है टू सेट द स्टैंडर्ड्स। हमने सेट किया कि हम 1000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करेंगे। देन इज एक्चुअल परफॉर्मेंस दैट इज 800 units. Then we have compared the actual performance and the set standards, मतलब कि 800 हमने एक्चुअल में परफॉर्म किया और जो 1000 थी वो हमें एक्चुअल में परफॉर्म करनी थी। फिर हमने अपनी डेविएशंस को एनालाइज किया कि बेसिकली ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो पीपल हैं, जो वर्कर्स हैं, वो गॉसिपिंग में बिजी हैं। सो दिस इज द प्रोसेस जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कंट्रोलिंग का। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन,
बेसिकली कंट्रोलिंग से इतना कुछ इम्पोर्टेंट आता नहीं है आपको। एक वो कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ सकता है जैसे कि आपसे ये पूछ सकते हैं कि देयर इज़ अ क्लोज एंड रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप, या फिर कंट्रोलिंग इज प्रीसीडेड एंड सक्सीडेड बाय प्लानिंग, या फिर एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग का जो रिलेशन हमने पढ़ा था वो भी इम्पॉर्टेंट है कि बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री। अगर प्लानिंग नहीं होगी तो हम कंट्रोलिंग नहीं कर पाएंगे, कंट्रोलिंग नहीं होगी तो हम प्लानिंग नहीं कर पाएंगे। नाउ द नेक्स्ट चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस इज मार्केटिंग। मार्केटिंग में बेसिकली क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पे केस स्टडीज बन के आती हैं। फर्स्ट है फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग जो हमने पढ़े थे वो इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड जो हमने फिलोसफीज पढ़ी थी, दैट इज जो हमने 5 फिलोसफीज पढ़ी थी, प्रोडक्शन, प्रोडक्ट, सेलिंग, मार्केटिंग एंड सोसाइटल, वो इम्पॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट इज जो हमने 4 P's पढ़े थे, मतलब कि मार्केटिंग मिक्स में जो 4 P's थे, दैट इज प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस और प्रमोशन। उनमें से किसी भी टॉपिक पे कोई भी केस स्टडी बन सकती है। सो दीज आर द 3 मेन टॉपिक्स जिन पे केस स्टडीज बन के आते हैं। तो चलिए कुछ केस स्टडीज डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है आइडेंटिफाई द फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है जी, करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम न्यू दिल्ली टू मुंबई। मूवमेंट ऑफ गुड्स से मतलब ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट है होल्डिंग एंड प्रिजर्विंग गुड्स from the time of their production till the time of their sale। होल्डिंग एंड प्रिजर्विंग गुड्स, प्रिजर्विंग का मतलब स्टोर करके रखना, तो ये कौन सा फंक्शन है, स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग। नेक्स्ट है कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ रेलिवेंट फैक्ट्स टू आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स। मतलब कि मार्केट इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर रहे हैं, सो इट इज मार्केट रिसर्च या गैदरिंग एंड एनालाइजिंग द मार्केट इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है सेपरेटिंग प्रोडक्ट्स इनटू डिफरेंट क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ सम स्टैंडर्ड्स। मतलब कि कुछ स्टैंडर्ड जो हमने सेट किए उनके बेसिस पे हम प्रोडक्ट्स को डिफरेंट क्लासेस में डाल रहे हैं। सो दैट इज व्हाट कम्स अंडर ग्रेडिंग, राइट, दैट कम्स अंडर ग्रेडिंग। एंड द नेक्स्ट इज providing the basis for distinguishing the product of a firm with that of a competitor। मतलब कि कंज्यूमर्स को या कस्टमर्स को ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना कि वो कॉम्पिटिटर से हमारे प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट कर पाए। कंज्यूमर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है मतलब कि प्रमोशन। सो दीज ऐसे कुछ आपको स्टेटमेंट्स आ सकते हैं और हर स्टेटमेंट के साथ आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आ सकता है फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग में से। नाउ द नेक्स्ट केस स्टडी, इसमें पहले हम पढ़ते लास्ट टाइम क्या लिखी है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द प्रोडक्ट रिलेटेड डिसीजन बिकॉज ऑफ विच कंज्यूमर्स प्रेफर द प्रोडक्ट्स ऑफ ABC क्रैकर्स लिमिटेड। अब इसमें हमें दिया हुआ है प्रोडक्ट रिलेटेड डिसीजंस, मतलब कि हम प्रोडक्ट मिक्स की बात करेंगे यहाँ पे। तो चलिए केस स्टडी पढ़ते हैं। ABC क्रैकर्स लिमिटेड, अ फायर क्रैकर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, launched some new products on the eve of Diwali in the market, which attracted many buyers. To meet the increased demand, the company employed people from nearby villages where there is a lot of unemployment. Because of the good behavior of the management with the employees, more and more people wanted to join the company. As the products were in great demand, a competitor imitated the products. The products of the competitor were not accepted by the consumers as it was a status symbol to buy the products of ABC Crackers Limited। ये जो हमें लास्ट की लाइन्स दी हुई है इसको मैं आपके लिए एक बार फिर से पढ़ती हूँ। As the products were in great demand in the market, a competitor copied or imitated the products. The products of the competitor were not accepted by the consumers as it was a status symbol to buy the products of ABC Crackers Limited। ये जो लाइन्स हमें लिखी हुई हैं कि ABC क्रैकर्स के प्रोडक्ट्स को परचेज करना कंज्यूमर्स के लिए क्या था, स्टेटस सिंबल। ये जो स्टेटस सिंबल वाला पॉइंट था ये हमने किस में पढ़ा था, ब्रांडिंग में। सो बेसिकली इसमें इस प्रोडक्ट रिलेटेड डिसीजन में हमने किससे रिलेट किया गया है, ब्रांडिंग से। सो यू हैव टू एक्सप्लेन ऑल अबाउट ब्रांडिंग इन दिस केस स्टडी। नाउ द नेक्स्ट केस स्टडी,
Identify the channel of distribution Ajay would adopt for distribution of toothpaste and toothbrushes and justify it by giving one reason. मतलब कि इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि जो केस स्टडी है उसमें हमें कौन से चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करना चाहिए। तो चलिए केस स्टडी पढ़ते हैं। अजय वॉज अपॉइंटेड एज अ मार्केटिंग हेड ऑफ Alpha Enterprise, manufacturers of toothpaste and toothbrushes. His target sales was 2,000 units per month. Apart from thinking about various channels of distribution to achieve the target, he himself started visiting schools in backward areas. He found that even after taking various steps in counseling, some school children had not started brushing their teeth. He investigated and found that they could not afford to buy the toothbrush and toothpaste. So, with due permission, he started donating 200 toothbrushes and toothpaste every month to the school. अब बेसिकली हमें इसमें बताना है, हमें इसमें बताएगा कि अजय जो है वो एक कंपनी में काम करते हैं दैट इज़ अल्फा एंटरप्राइज, जो टूथब्रश एंड टूथपेस्ट एंड टूथब्रशेस को मैन्युफैक्चर करते हैं। और वो एक बार एक स्कूल को विजिट किया जहाँ पर उसने देखा कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अभी भी अपने टीथ को ब्रश नहीं करते हैं। तो बेसिकली उसने डिसाइड किया कंपनी की परमिशन लेके कि वो 200 यूनिट्स जो है वो फ्री में सैम्पल्स के तौर पे या फिर फ्री में चैरिटी के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब हमें बताना है कि हमें कौन सा चैनल यूज़ करना चाहिए। बेसिकली जो केस स्टडी दी गई है आप इसमें देखोगे कि पहली पॉइंट कि जो हमारी टूथब्रश और जो टूथपेस्ट होते हैं वो इनएक्सपेंसिव होते हैं या फिर कोई इतने कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट्स नहीं होते, तो हम उनके लिए लॉन्ग चैनल्स प्रेफर कर सकते हैं। एंड टूथब्रश एंड टूथपेस्ट आर इनएक्सपेंसिव, सो वी कैन प्रेफर लॉन्ग चैनल्स for them. So Ajay should go for indirect channel जिसमें वो 1, 2 या 3 लेवल को किसी भी लेवल को चूज कर सकता है। Now the next question. Basically हमें इसमें एक लाइन दी गई हुई है and we need to explain the tool and bring out its feature. तो चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ। A salesman approaches a housewife, ठीक है, Mrs. Manju, to promote the sale of a water purifier. Which communication tool is the marketer using by sending a salesman at the doorstep of Mrs. Manju? हमें ये दिया गया कि एक सेल्समैन हाउसवाइफ दैट इज मिसेस मंजू को अप्रोच करता है वाटर प्यूरिफायर सेल करने के लिए। तो हमें बताना है कि कौन सी टेक्निक यूज़ की गई है अपनी सेल्स के लिए। तो बेसिकली डोर टू डोर पे जाके जब सेल्समैन सेल्स करता है दैट कम्स अंडर पर्सनल सेलिंग। सो जो टूल यहाँ पे यूज़ किया गया है वो क्या है, पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग के आपके फीचर्स बताने तो आप लिख सकते हो इट इज़ फ्लेक्सिबल इन नेचर, इसमें रिप्लाई हमें क्विकली मिल जाता है एंड इसमें पर्सनल रिलेशंस मेंटेन हो पाते हैं, इट इज़ इनएक्सपेंसिव एंड ऑल दैट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें पहले लाइन पढ़ते हैं, आइडेंटिफाई द वेरियस टाइप्स ऑफ थिंकिंग दैट गाइडेड गिनिका, तनिष एंड रोहित इन द मार्केटिंग एफर्ट्स ऑफ देयर बिजनेस। ऑल्सो स्टेट वन मोर फीचर ऑफ द वेरियस टाइप्स ऑफ थिंकिंग आइडेंटिफाइड दैट इज नॉट गिवन इन द अबव पैराग्राफ। मतलब कि जो ऊपर केस स्टडी हम दी गई है उसमें हमें गिनिका, तनिष और रोहित के कुछ थिंकिंग जो है उनके बारे में बताया गया और हमें उसे मार्केटिंग के किसी कॉन्सेप्ट से लिंक करना है। तो चलिए पढ़ते हैं केस स्टडी। गिनिका, तनिष एंड रोहित वर फ्रेंड्स फ्रॉम कॉलेज डेज एंड नाउ दे आर डूइंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिजनेस। They regularly meet and discuss their business ideas and exchange notes on customer satisfaction, marketing efforts, product designing, selling techniques, social concerns, etc. In one of such meetings, Ginika drew the attention of Tanish and Rohit towards the exploitation of consumers. She told that most of the sellers were exploiting the consumers in various ways and were not paying attention towards the social, ethical and ecological aspects of marketing, whereas she was not doing so. तो ये हमें गिनिका की थिंकिंग बताई गई है कि बेसिकली आजकल जो मार्केटर्स हैं वो कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं और साथ ही साथ वो मेंटेन नहीं करके रखते सोसाइटी में बैलेंस और वो एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट नहीं करते हैं।
तो जब आपने इस केस स्टडी को पढ़ा, हमारे माइंड में लिंक हो पाता है कि बेसिकली सोसाइटल कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि हमें कस्टमर सेटिस्फैक्शन को देखना है और साथ ही साथ हमें अपने एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है। तो हम लिख सकते हैं कि गिनिका इज थिंकिंग अबाउट सोसाइटल कॉन्सेप्ट, राइट। अब हम देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। तनिष्क told that they were under pressure to satisfy the consumer, but stated that the consumers would not buy or not buy enough unless they were adequately convinced and motivated for the same। मतलब कि अब तनिष्क कह रहा है कि हमें कहा जाता है कि आपको अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना है, क्योंकि जो कंज्यूमर है वो हो सकता है कि उसे परचेज ना करना चाहता हो, लेकिन आपको किसी ना किसी तरीके से कंज्यूमर को कन्विंस करना है उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट हुआ? सेलिंग कॉन्सेप्ट। मतलब कि अपने प्रोडक्ट को हमें सेल करना है कंज्यूमर को बाय हुक और क्रुक कन्विंस करके। अब हम तीसरा देखते हैं। रोहित स्ट्रेस्ड that a company cannot achieve its objective without understanding the needs of the customers. It was the duty of the businessmen to keep customer satisfaction in mind because business is run by the resources made available to them by the society. He further stated that he himself was taking into consideration the needs of the customers. अब जो तनिष्क कह रहा है उसकी बातों से ये पता लगता है कि वो सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने के लिए इतना खास कुछ नहीं कर रहे, बल्कि उसका मेन मोटिव क्या है? कस्टमर सेटिस्फैक्शन को देखना। सो ही गोज विद द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, राइट। सो गिनिका स्टेट सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, तनिष्क कहता है सेलिंग कॉन्सेप्ट, सॉरी, एंड रोहित सेज मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। सो ये तीनों आपको कॉन्सेप्ट लिखने और इनके बारे में एक एक और फीचर आपको इस क्वेश्चन में लिखना है। So with this we end our this chapter as well. Tomorrow we will do the 3 left chapters, that is financial management, financial market and consumer protection. Do like our videos and subscribe to our channel Grounded to Grow for more related videos. Thank you.